नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। अवैध या आप कह सकते हैं नाजायज, किस बच्चे को कानून की नजर में नाजायज या अवैध कहा जा सकता है और ऐसे बच्चे की अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में क्या राइट्स है और समाज में क्या पोजीशन है, इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट है एडवोकेट ममता सिंह शुक्ला। एडवोकेट ममता सिंह शुक्ला दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं और उनका खुद का एनजीओ है विजय फाउंडेशन। आइए मिलते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक पे। वेलकम मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। मैम, आज सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अवैध ये हम किन बच्चों को बोल सकते हैं। रचना जी नमस्कार, और जितने भी हमारे दर्शक और दोस्त जुड़े हैं सबको नमस्कार। अवैध संतान या इलिजिटिमेट चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं जिन्हें कानून द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, मतलब कानूनी मान्यता उनको नहीं है। तो इस संदर्भ में हम दो पैरामीटर्स देते हैं। पहला पैरामीटर्स है कि व्हाट इज द मैरिटल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। दूसरी होती है कि जो मैरिटल स्टेटस पेरेंट्स की है उसको कानून किस नजर से देखता है। तो ये दो पैरामीटर्स हैं बेसिकली। इसके अंदर ही हम देखेंगे कि कौन बच्चा वैध होता है और कौन अवैध हो जाता है। इस जो मैरिटल स्टेटस में जो शादियां वैलिड मानी जाती, ऑब्वियसली उनसे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो वैलिड या लेजिटिमेट चिल्ड्रन हो जाते हैं। परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि शादियां होती हैं बट मैरिटल स्टेटस की जब हम बात कर रहे हैं वो शादियां, जैसे कि वो शादी वॉइड है, शून्य है, या वो शादी वॉइडेबल है, सेकंड, या इलिसिट रिलेशनशिप के तहत वो बच्चा पैदा हो गया, थर्ड, या कॉन्कुबाइन या कीप जो होती है किसी आदमी की उससे बच्चा पैदा हो गया है, चौथा। और पांचवा स्टेट ये होता है कि शादी हुई है परंतु जो कस्टम फॉलो करने चाहिए थे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं वो नहीं फॉलो किए गए हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है, 7 फेरे जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए 6 फेरे लगे, सातवां नहीं, तो वहां पर अगर कोई इस चीज पे ऑब्जेक्शन जताएगा तो वो बच्चा को हम अवैध संतान मान लेंगे कानूनी रूप से। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो जो वॉइड मैरिजेस, जिसको हम वॉइड मैरिजेस या शून्य मैरिज कहते हैं, तो उसमें आती है बाइगेमी। अगर कोई भी व्यक्ति 2 शादियां करे तो वो वॉइड है, उसको मान्यता नहीं प्राप्त है, बिल्कुल। सेकंड कंडीशन में सपिंडा, अगर अपने ही पिंड में वो शादी करता है वो भी अवैध हो जाती है उसकी शादी, भले उसको अपने रीति रिवाज से की हो परंतु अवैध हो जाएगी। थर्ड है एक लिस्ट ऑफ रिलेशनशिप है, अगर उस रिलेशनशिप में आप शादी करते हो वो भी अवैध मानी जाती है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स इसको बोलते हैं। तो इन 3 कंडीशन में ये होगा कि जो शादी है वो अवैध हो जाती है। दूसरा कंडीशन है वॉइडेबल की बात हम कर रहे हैं। वॉइडेबल वो मैरिजेस होती है कि अगर एट द इंस्टेंस ऑफ वन पार्टी, मतलब बोथ स्पाउसेस में एक आदमी भी ऑब्जेक्शन उन ग्राउंड्स पे रेज करेगा तो वो अवैध घोषित हो जाएंगे। जैसे कि कोई भी पार्टी कहती है कि दूसरा लड़का या लड़की इंसेन है, पागल है, या इम्पोर्टेंट है, या फ्रॉड के द्वारा शादी की गई, या माइनर है, या जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट थी किसी और आदमी से। तो इन सब सिचुएशन में अगर एक पार्टी जाती है कोर्ट में तो उस शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये हो गई आपकी वैध, वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। उसी तरह अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं, उनकी होती है कॉन्ट्रैक्चुअल, जहां पे एक पार्टी प्रपोज करती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। तो एक पार्टी ने जब प्रपोज किया और दूसरी पार्टी ने जब उसे एक्सेप्ट किया तो उसे सही कहते हैं या वो लीगल मैरिज है या वैलिड मैरिज है। दूसरा मैरिज होता है जहां पे लड़का मुस्लिम है और लड़की
हिंदू है, उसको फासिद बोलते हैं, जिसमें उसको इरेगुलर मैरिज वो कहते हैं, बट उसकी भी मान्यता है। और थर्ड टाइप ऑफ मैरिज उनकी होती है बातिल, जहां पे प्रपोजल नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं होता है, तो उसको वो लोग मान्यता नहीं देते हैं। तो ये हो गया आपका हिंदू और पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है ना। मैम फिर ये जानना चाहूंगी कि पर्सनल लॉ के तहत ऐसे बच्चे जो अवैध कहलाते हैं, इनके इनके लिए क्या राइट्स हैं? देखिए, जो पर्सनल लॉ है, अभी हमने मेंशन किया था हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, जिसमें सेक्शन 16 ये कहता है कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज, जिसको हमने पहले डिस्कस किया, उससे जो बच्चे होते हैं, अगर कोर्ट ने उस शादी को वॉइड या वॉइडेबल मैरिज के खिलाफ डिक्री दे दी है, उसको एनल कर दिया है, उसको डिसॉल्व कर दिया है, तो उस बच्चे की राइट बन जाती है टू एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर। लेकिन 1976 में एक अमेंडमेंट आई, तो सेक्शन 63 में अब ये हो गया है कि कोई जरूरी नहीं है कि वॉइड या वॉइडेबल मैरिज के खिलाफ उनके पेरेंट्स के पास डिग्री हो, नहीं भी हो तो भी उस बच्चे के पास ये अधिकार है कि वो अपने फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, स्वयं जो अर्जित की हुई प्रॉपर्टी है, उसके अंदर उस बच्चे का अधिकार है। अब थोड़ा सा डिबेट इसमें यह है कि जो उसके फादर की पेरेंटल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसमें उसका क्या राइट्स है। तो इस पे बहुत एम्बिग्विटी है लॉ पे, परंतु अगर इसको हम थ्रेड बेयर करके देखना चाहें तो ये हम समझेंगे कि जो, जैसे कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, या HUF है, या को पार्सनरी प्रॉपर्टी, उसमें तो उस बच्चे का अधिकार नहीं है। परंतु अगर प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो गया तो उसमें उसका अधिकार बन जाता है, बट बहुत ज्यादा इस पे लॉ भी क्लियर नहीं। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसमें जो इलिजिटिमेट चिल्ड्रन है, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। सिर्फ जो हनाफी स्कूल है इसमें, इस्लाम के अंदर, इसमें मदर जो है, उनको एक नेचुरल गार्जियन बना करके कहा गया कि आप इस बच्चे की देखभाल करती करिए, और आपकी इस बच्चे, जो उनकी मदर की प्रॉपर्टी है, उसमें उनका अधिकार हो जाता है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इसके सेक्शन 20 में कहा गया है कि जो भी हिंदू है, हिंदू का ये ड्यूटी है, मतलब कि बोथ द पेरेंट्स, मेल और फीमेल, मदर और फादर, कि वो बच्चे की देखभाल करें। और वो बच्चे चाहे लीगल हो चाहे इलीगल, लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, उनकी ये ड्यूटी बाउंड हो जाते हैं वहां पे वो बच्चे को जितनी भी तरीके से उनको प्रोवाइड करना होगा, हर चीज के लिए उनकी ड्यूटी बाउंड हो जाते हैं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है। फिर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो इलिजिटिमेट चिल्ड्रन है, उनका कोई अधिकार नहीं, कोई भी अधिकार नहीं। परंतु जैसे अभी हमने बात की मुस्लिम पर्सनल लॉ की, कि हनाफी स्कूल में जो मदर है वो उसकी नेचुरल गार्जियन है, सिमिलरली हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी मदर उसकी नेचुरल गार्जियन होने के कारण जो मदर की प्रॉपर्टी है उस पे तो बच्चे का अधिकार है, परंतु फादर की प्रॉपर्टी पे उसका कोई अधिकार नहीं। तो ये जो हमारी जो पर्सनल लॉज है, इस तरह से डील कर रही है इन बच्चों। तो क्या कोई ऐसा जनरल लॉ है pertaining टू दिस सब्जेक्ट? देखिए, जनरल लॉ हमारे यहाँ CRPC में, उसमें सेक्शन 125 में बात करते हैं कि जो डिपेंडेंट है उसकी देखरेख करने का जिम्मेदारी उस आदमी पे है, क्योंकि सेक्शन 125 में
वाइफ भी जा सकती है, पेरेंट्स भी जा सकते हैं और चिल्ड्रन भी जा सकते हैं, ये जनरल लॉ। तो डिपेंडेंट उन बच्चों को इसमें कहा गया है, अगर लड़का है तो वो अगर माइनर है अंडर द एज ऑफ 18 तो वो लड़का हो जाएगा डिपेंडेंट, और लड़की वो डिपेंडेंट कहलाएगी जिसकी शादी नहीं हो रखी। तो हो सकता है वो 21 साल की हो या 24 साल की हो सकती है, परंतु वो डिपेंडेंट है जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती है। तो इसकी देख रेख करना अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, ये दारोमदारी बन जाती है उस आदमी पे कि वो उसकी मेंटेनेंस दे। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ जिसमें क्या था कि जो फादर था वो मुस्लिम था और मदर जो थी वो हिंदू थी। तो जो बच्चा था वो अवैध बच्चा था। तो कोर्ट ने बहुत अच्छा जुडिशियस व्यू लिया जिसमें कहा कि जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, जिसके तहत मदर जो है वो उसको जिम्मेदारी है उस बच्चे को देखने की, बीइंग अ हिंदू, तो वो दारोमदारी फिर पास ऑन हो जाती है उसके फादर की भी, जो कि मुस्लिम। तो इस तरह से कानून भी, क्योंकि उसका जो जुडिशियस व्यू ये है कि बच्चे की देखभाल होनी चाहिए, हमने ये इसलिए मेंशन किया। और सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी ओवरराइड कर जाता है पर्सनल लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे मुस्लिम्स में अवैध बच्चे की देखरेख करने का कोई जिम्मेदारी नहीं है, परंतु जो जनरल लॉ ऑफ द लैंड है विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, उसके तहत वो बाउंड है उस बच्चे को देखने की, चाहे वो उसके पर्सनल लॉ में ये मेंशन नहीं है, परंतु जनरल लॉ के तहत उसके लिए जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को वो देखे। बच्चा है जो कि अवैध है और उसके पहले कोई और रिलीजन थी, मतलब मे बी ही इज अ हिंदू और वो कन्वर्ट होता है एज अ मुस्लिम, तो इन दैट केस उसकी क्या राइट्स रहेंगी, उसकी क्या पोजीशन है? देखिए उसकी राइट्स कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती, जो कि उसको बर्थ बाय बर्थ मिली, ठीक है। तो सेल्फ एक्वायर्ड जो प्रॉपर्टी है उसकी फादर में, उसकी राइट्स है। कन्वर्जन इज बाय चॉइस। मैम, आजकल बहुत ज्यादा चलन हो गया है सोसाइटी में लिव इन का। लोग शादी के पहले एक दूसरे के साथ कुछ साल रहना चाहते हैं। अगर ऐसे रिलेशनशिप में एक बच्चे का जन्म हो जाता है, तो इन दैट सिचुएशन वो लिव इन कपल के बच्चे का क्या पोजीशन? देखिए रचना जी, आपने बहुत सही कहा कि आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है लिव इन रिलेशनशिप्स, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मान्यता दे रखी है। तो सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में एक बात होती है प्रिजम्पशन कि प्रिज्यूम कर लिया जाता है कुछ चीजें। तो लिव इन रिलेशन में भी सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है उसमें प्रिजम्पशन है कि इफ ए मैन एंड अ वुमन हैज बीन लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम उसको वेडलॉक ही मानेंगे, और उसके जो बच्चे होंगे उसको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि कोई और बच्चा ट्रीट होता है। अगर तो इलिजिटिमेट उसको अगर अगर अवैध बच्चा है भी तो भी उसकी राइट्स वहां पे इंटैक्ट, उसके फादर की प्रॉपर्टी। तो मैम यहाँ पर एक सिचुएशन और आती है कि कपल जो है वो ना लिव इन में है ना वेडलॉक है। ऐसे सिचुएशन में अगर उनके बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे की क्या पोजीशन है? देखिए अगर लिव इन में, जैसा कि हमने बताया कि जो हस्बैंड या आदमी और औरत हस्बैंड एंड वाइफ की तरह एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहे, यहाँ पे वो स्थिति नहीं बन रही है कि वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं, परंतु वो बच्चा हो जाता है आउट ऑफ वेडलॉक, उनकी शादी भी नहीं होती है, तो वो इलिसिट रिलेशनशिप के तहत आ जाता है। और इलिसिट रिलेशनशिप को मान्यता नहीं प्राप्त है हमारे यहाँ किसी भी तरीके से। तो इस सिचुएशन में फादर की जो प्रॉपर्टी है उसमें उस बच्चे का कोई भी अधिकार, और फिर मिला जुला के सारा ओनस मदर पे चला जाता है कि मदर उसकी नेचुरल गार्जियन है और वही उसकी देखभाल करेगी और उसी की प्रॉपर्टी पे उसका अधिकार हो जाएगा। जो फादर है ही इज एब्सॉल्व फ्रॉम ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ना ना उसको देखभाल करने की जरूरत है, ना उसको उसको कोई प्रॉपर्टी देने की जरूरत है, तो फादर जो मेल है वो एब्जॉल्व हो जाता है हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो सब्जेक्ट है एक अवैध बच्चे का, इसको आपके हिसाब से क्या आपके व्यूज हैं इसके लिए, उनके राइट्स के लेकर के एज ए लॉयर? देखिए, जो हमने काफी इसको डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन जैसा कि आप इसको देखिएगा तो बड़ा लॉप साइडेड लॉ, जहां पे जो मदर है, जहां पे मदर एज अ नेचुरल गार्जियन बहुत ज्यादा ओनस उस पर पड़ रहा है, तो ये लॉ अपने आप में बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। लॉ में इक्वालिटी है ही नहीं, पेट्रियार्कल लॉ। इस लॉ को चेंज होने की जरूरत है, क्योंकि अगर बच्चे को आप मद्देनजर रख रहे हैं, सेंट्रल पॉइंट बना रहे हैं, तो जितनी जिम्मेदारी उसकी मदर की, चाहे हिंदू सक्सेशन एक्ट में हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ में हो, चाहे किसी अवैध रिलेशनशिप के तहत कोई बच्चा पैदा हो, तो सारा ओनस आप विमेन पे डाल रहे हैं, उसकी मदर पे डाल रहे हैं, फादर को एब्सॉल्व कर रहे हैं हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच इज नॉट गुड। ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है और राइट टू इक्वालिटी को इन्फ्रिंज करता है। तो जरूरत है कि जिस तरह की सोसाइटी इवॉल्व हो रही है उस तरह की लॉ भी बनने चाहिए, और आते हुए समय में हम जरूर देखेंगे कि इन सब लकूना को हटा करके एक बहुत ही जुडिशियस व्यू लेकर के एक अच्छा लेजिस्लेशन तैयार होता है। थैंक यू मैम, आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज रोशनी डाली है। एंड बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज आपने जो बातें बताई उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक ले पर्सन को नहीं पता है, जो लीगल मैटर्स को बहुत ज्यादा नहीं जानता है, उसको नहीं पता है, एक नॉर्मल सिटीजन को नहीं पता होती है बहुत सारी बातें जो आज आपने बताई। जैसे बच्चों के बारे में बताया, अवैध बच्चे, और शादियां कितनी प्रकार की होती है ये भी आपने आज बताया। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की उसके लिए। दोस्तों, हम फिर से मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, किसी नई पर्सनालिटी के साथ। हम फिर से, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।